जय हिंद बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, सुअर, बकरी, मछली, मुर्गी ये सब हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनसे हमें कुछ ना कुछ वस्तुएं प्राप्त होती हैं या इनसे कुछ ना कुछ हमें इनके जो उत्पादन होते हैं वो हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण हैं। क्या आपने सोचा है कि यदि हमें 3 दिन तक दूध ना मिले या सर्दियों के दिन में हमें स्वेटर ना मिले या जो लोग मांसाहारी हैं उन्हें अंडे खाने को ना मिले तो हमें कैसा लगेगा या हमारा जीवन जो है वो कितना कठिन हो जाएगा। तो बच्चों, क्योंकि ये सारे जंतु, ये सारे जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनकी देखरेख, इनका पालन, इनकी अच्छी नस्लों का रखरखाव, वैज्ञानिक तरीके से इनकी भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बच्चों, आज हमारा जो पाठ है वो इन सभी से संबंधित है। वो है हमारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसको हम बच्चों 2 बिंदुओं में पढ़ेंगे। एक है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, और दूसरा है पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों, पशुपालन में पशुधन और पशु प्रजनन एवं पशुधन वृद्धि की कृषि की एक पद्धति है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पशुपालन में जितनी भी अच्छी नस्लें हैं उनका रखरखाव, उनका खान पान, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। कुछ बच्चों को पता होगा और शायद कुछ को पता भी ना हो कि भारत और चीन, ये जो 2 देश हैं, इन दोनों देशों में मिलाकर 70% जो पशुधन है वो इन दोनों देशों में पाया जाता है। पर चूंकि इतनी सारी विविधताएं हैं तो जो उपयोगिता है वो सिर्फ 25% ही रह जाती है। अब पशुपालन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों फार्म प्रबंधन या जिसे हम कहते हैं फार्म मैनेजमेंट। फार्म प्रबंधन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जहां पर जो बाड़े होते हैं या पुराने ज़माने में जिनको हम पशुओं के बाड़े कहते थे, जहां की गाय, भैंस और बैल, सुअर, इन सबको रखा जाता है, वो फार्म कहलाते हैं। अब ये जो फार्म्स होते हैं, इन फार्म में इन पशुओं को हमें किस तरीके से रखा जाना चाहिए या जो पुरानी परंपरागत विधियां थी उन विधियों के साथ साथ आधुनिक जो विधि है या वैज्ञानिक पद्धति से भी हमें इनके रखरखाव में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें नस्ल का, आप सब जानते होंगे बच्चों कि यदि गाय बहुत अच्छी नस्ल की है तो उसका दुग्ध का उत्पादन जो है वो भी ज़्यादा होगा और साथ में दुग्ध की जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो सबसे प्रथम बात ये आती है इस मैनेजमेंट या प्रबंधन में कि जो भी पशु हैं उनका नस्ल जो है वो बहुत अच्छी होना चाहिए, उनका चुनाव अच्छा होना चाहिए। दूसरा, फिर हमें प्रॉपर शेड में उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो शेड्स होते हैं, इनके हाइजीन का या इनकी साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ साथ में इनका जो एक वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, पशु चिकित्सक जो होते हैं, उनका भी रेगुलर विजिट होना चाहिए उन पशुओं की देखरेख में। साथ साथ बच्चों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जो आपके पशु हैं उन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे कि वो बार बार रोगी ना हो। यदि वो बार बार रोगी होते हैं, उनको कोई रोग हो जाता है तो उनकी उत्पादक क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ ये जो फॉर्म होते हैं, इन फॉर्म में कोई ना कोई ऐसे ऑब्जर्वर वहाँ पर डिप्यूट किए जाने चाहिए जो कि इनका रखरखाव का एक रिकॉर्ड हो कि किस प्रकार से इनकी सारी चीज़ों का जो प्रबंधन है वो किया जा रहा है। अब बच्चों, हमें ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सारे के सारे पशु, क्योंकि इनसे हमें दूध मिलता है और साथ साथ में दुग्ध उत्पाद जो होते हैं, पनीर है आपका, पनीर के साथ साथ जो चीज़ है, बटर है, वो सारी चीज़ें भी हमें इनसे प्राप्त होती हैं। दूसरा जो हमारा प्रबंधन है वो है कुक्कुट फार्म प्रबंधन या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ऐसे कि आप सभी जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को रखा जाता है, गीज़ रखे जाते हैं, बतख रखे जाते हैं, और आपको पता है कि ये जो पक्षी हैं इनका अंडा और मांस जो है वो खाया जाता है। तो चूंकि ये अंडों के लिए, मांस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनके रखरखाव का भी बहुत ध्यान देना आवश्यक है। जो भी फार्म हो, कुक्कुट फार्म हो, उनमें जल की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, वो हवादार होना चाहिए, खुले होना चाहिए, उनकी साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ में यहाँ भी हमें उनकी अच्छी नस्लों का चयन करना चाहिए। बच्चों, आपने सुना होगा कि कुछ समय बर्ड फ्लू हो गया था और ये जो बर्ड फ्लू के वायरस के फैलने के कारण कुक्कुट का जो उद्योग था उस उद्योग पर काफ़ी फर्क पड़ा था और लोगों ने काफ़ी समय तक अंडा और चिकन खाना जो है वो कम कर दिया था। तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन भी पशुपालन का एक विशिष्ट प्रकार है। दूसरा जो बहुत
महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो है नस्ल। नस्ल या ब्रीड किसे कहते हैं? ऐसे सारे जंतु जो आपस में, जिनकी आकृति, आकार, संरचना, उनका व्यवहार और जो एक ही जाति के हों, उन्हें हम नस्ल या ब्रीड कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कई जो इनके वंश होते हैं वो आपस में एक दूसरे के समान होते हैं। अब इसमें ब्रीडिंग में बात आती है बच्चों, दो प्रकार की ब्रीडिंग हमें मुख्यतः पढ़नी है। एक है अंतः प्रजनन, इन ब्रीडिंग, और दूसरा है आउट ब्रीडिंग या जिसे हम कहते हैं बहि प्रजनन। अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब एक ही नस्ल के जीवों के बीच, जिनके की कई जो पूर्वज हैं, 2 से 4 जनरेशन तक जो पूर्वज समान हो, जिनकी आकृति समान हो, संरचना समान हो, उनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है या उनके बीच में मैटिंग करवाई जाती है तो इसे हम अंतः प्रजनन कहते हैं। अब इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि जो मेल है और फीमेल है, दोनों की ही नस्लें जो हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि गाय जो है उसकी नस्ल बहुत अच्छी है तो साथ में जो बैल है वो भी एक उच्च कोटि का या अच्छी नस्ल का होना चाहिए। बहि प्रजनन या आउट ब्रीडिंग का अर्थ होता है कि जब 2 अलग अलग नस्लों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, जिनके पूर्वज बिल्कुल भी समान ना हो, तो इसे हम जो है वो आउट ब्रीडिंग या बहि प्रजनन कहते हैं। इसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो कई ऐसी नस्लों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं जिनका 4 से 6 जनरेशन के बीच में कोई संबंध ना हो, या फिर हम 2 विभिन्न नस्लों के बीच में भी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। चूंकि यहाँ 2 अलग अलग नस्लें हम ले रहे हैं, साथ में जो पहला प्रकार है अलग अलग उसमें पशु आ रहे हैं, इसलिए हम इसे बहि ब्रीडिंग कहते हैं या बहि प्रजनन या आउट ब्रीडिंग कहते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण। जब हम 2 उच्च कोटि के अलग अलग नस्लें, एक नस्ल का हम मेल लेते हैं, उच्च कोटि का मेल, और दूसरी नस्ल की हम फीमेल लेते हैं, और दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो ऐसा जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण कहते हैं। हिस्राडेल भेड़ जो है पंजाब में, हिस्राडेल भेड़ की एक नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी एवीज भेड़ तथा मैरिनो रेम्स, ध्यान रखिएगा, मैरिनो रेम्स मेढ़ा या मेष के बीच संगम कराने से हुआ था। ये भी एक क्रॉस ब्रीडिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके पश्चात बच्चों एक है अंतः विशिष्ट संकरण, जिसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी 2 विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। कुछ मामलों में संतति के दोनों जनकों के वांछनीय गुण जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। और आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, खच्चर जो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, खच्चर या जो म्यूल है वो हॉर्स और डोंकी के बीच जो है क्रॉस करा के उत्पन्न हुई संतति है। कृत्रिम वीर्य निषेचन में ही बच्चों एक और तकनीक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं MOET, मोट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। आई एम रिपीटिंग, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें सामान्यतः जो गाय होती है उसके एक मासिक चक्र में वो एक अंड का ही उत्पादन करती है या एक ही अंड का उसमें निष्कासन होता है, परंतु कृत्रिम रूप से FSH हार्मोन दिया जाता है इन गायों को और इनमें एक के स्थान पर 2 से 8 अंडों का उत्पादन होता है और फिर इनको किसी एक बहुत अच्छे मेल सांड से इनको क्रॉस करवा के या तो कृत्रिम रूप से उसके सीमन को इंट्रोड्यूस करा के या फिर उसका मैटिंग करवा के और 8 से लेकर 16 कोशिकाओं तक का जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को बिना किसी शल्य क्रिया के गाय के अंदर, फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसके पश्चात एक अच्छी नस्ल का संतति उत्पन्न की जाती है। तो मोट ये जो टेक्निक है मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोट जो तकनीक है इसका उपयोग गाय के लिए, भैंस के लिए, खरगोश के लिए, बकरी के लिए, काफ़ी पशुओं के लिए किया जा सकता है। इसके पश्चात बच्चों इसी श्रृंखला में आगे आता है मधुमक्खी पालन। आप कहेंगे कि मधुमक्खी पालन में कौन सी ऐसी बहुत रॉकेट साइंस है इसको मधुमक्खी को पालने में। हाँ, ये सही बात है कि मधुमक्खी पालन जो है वो दूसरे जो पालन की तकनीक है उनसे किसी प्रकार से ये थोड़ा सा सरल है, परंतु इसके लिए भी मधुमक्खियों की प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। साथ में उनका छत्ता किस स्थान पर लगाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए और उनकी नस्लें जो हैं वो भी अच्छी होना चाहिए। अब मधुमक्खी पालन में आप जानते हैं कि मधुमक्खियों का पालन क्यों इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि
मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। तो शहद जो होता है उसका आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनमें कि शहद का उपयोग किया जाता है। और बच्चों, आजकल जैसा कि आप इस कोरोना काल में तो बहुत सुन रहे हैं कि हमें जो काढ़ा पीना चाहिए उसमें हमें शहद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी या हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसके साथ साथ जो मधुमक्खी पालन के पश्चात शहद निकालने के बाद उससे जो वैक्स बचता है वो वैक्स भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कॉस्मेटिक जो उत्पाद बनते हैं, उन कॉस्मेटिक जो आइटम्स हैं उनमें कई जगह इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। अब बच्चों, एक और चीज़ बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय मधुमक्खी एपिस इंडिका, ये एपिस इंडिका नस्ल की जो मधुमक्खी होती है, इसका पालन करने से या इसका उपयोग करने से बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला शहद जो है वो प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ होती हैं जो बच्चों, वो सेब, नाशपाती, सूरजमुखी, सरसों, इनके लिए एक पॉलिनेटर या एक पॉलिनेशन एजेंट का काम भी करती है। अर्थात ये पॉलिनेशन के दौरान जो एंथर्स हैं उनको इन पुष्पों में, जिनका कि मैंने नाम लिया है, उनमें स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात बच्चों जो आता है वो है मत्स्यिकी फिशरीज। मत्स्यिकी फिशरीज भी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली तथा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका संस्करण तथा उनके बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछलियों का सेवन करता है। इसमें जो मछलियाँ आती हैं वो मछलियाँ हिल्सा, सर्डाइन, मैकरेल, पॉम्फ्रेट, इसके साथ साथ केकड़ा, प्रॉन, लॉबस्टर, इनको भी खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश में हरित क्रांति का चलन था, वैसे ही मछलियों से संबंधित या मछलियों का पालन से संबंधित जो क्रांति है उसे ब्लू रिवॉल्यूशन या नील क्रांति के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे हमने पशुपालन पढ़ा कि पशुपालन में अच्छी नस्लों का हम उत्पादन करते हैं या अच्छी नस्लों के रखरखाव पर ध्यान देते हैं जिससे कि हमें एक अच्छी गुणवत्ता वाले उनके उत्पादन प्राप्त हो सके। वैसे ही पादप प्रजनन भी अति महत्वपूर्ण है। प्लांट ब्रीडिंग में हम जैसे वहाँ पर अच्छी नस्लों का उत्पादन करते हैं पशुपालन में, वैसे ही यहाँ पर पौधों की अच्छी किस्मों का जो उत्पादन है या पौधों की अच्छी किस्मों को उत्पन्न करना या उनको अंकुरित करना, इसे हम पादप प्रजनन कहते हैं। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 1960 में जिस समय हरित क्रांति हुई थी नेहरू जी के समय पर, जो उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय जो गेहूं का उत्पादन या उस समय जो फसलों के उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुए थे, उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति नाम दिया गया था। अब यहाँ पर भी बहुत विभिन्न पद हैं जिसके अंतर्गत एक एक करके हम पादप प्रजनन को पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से पद फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमें पौधों की अच्छी नस्लें प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर आप बोर्ड में ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक करके जितने भी ये बिंदु हैं इनको मैं एक एक करके आपको समझाती जा रही हूँ, आप समझकर उनको अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। पादप प्रजनन जो कार्यक्रम है अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सरकारी संस्थाओं तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। अब बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल जो है, आनुवांशिक नस्ल मतलब जिसमें कि हमने कुछ परिवर्तन किए हैं, एक अच्छी नस्ल या हम अच्छी किस्म कहेंगे, एक अच्छी आनुवांशिक किस्म के प्रजनन में यहाँ पर जो आपको बोर्ड में दिखाए जा रहे हैं वो पद महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहला पद जो होता है वो है परिवर्तनशीलता का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कलेक्शन सबसे पहले जो है वो किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार जो है वो आनुवांशिक परिवर्तनशीलता है, जिसमें कि हम फसलें जो होती हैं उन फसलों का संग्रहण करते हैं, उनका परिरक्षण करते हैं और उनका फिर ऑब्जर्वेशन के पश्चात उनकी जो अच्छी किस्में हैं, अच्छी किस्मों के जो बीज हैं और अच्छी किस्मों का जो जनन द्रव्य जिसे हम जर्मप्लास्ट कहते हैं उसका संग्रहण किया जाता है। दूसरा जो इसका पद है, सेकंड जो स्टेप है वो है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब जब हमने जर्मप्लास्ट को संग्रहित कर लिया, उसको मूल्यांकन कर लिया, उसके पश्चात पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय मतलब जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे डिजायरेबल हैं, उनके संयोजनों के साथ हम फिर उनमें पेरेंट का चुनाव करते हैं कि किन के बीच में हम आगे जो है वो निषेचन की प्रक्रिया को करवाएंगे। तीसरा होता है फिर चयनित जनकों के बीच का संकरण, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। तीसरा जो हमारा पद है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने जनक चुनाव किए हैं, जो जनक उच्च प्रोटीन गुणवत्ता वाले हैं, जो रोग निरोधक हैं, इन दोनों जनकों के बीच फिर हम संयोजन की जो प्रक्रिया है वो करवाते हैं।
चौथा हमारा जो इसमें पद है या स्टेप है वो है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, सबसे अच्छा। इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच में पादप का चयन किया जाता है जिसमें कि वांछित लक्षण संयोजित हों, अर्थात जो हमने संततियां उत्पन्न की हैं पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा के, उन संततियों में से फिर हम चुनाव करते हैं कि कौन सी संततियां हैं जो हमारे वांछनीय गुणों के साथ उत्पन्न हुई हैं, उनका हम फिर इसमें चुनाव और परीक्षण करते हैं। इसमें फिर अगला जो पद आता है वो है नए कंशणों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स। न्यू कल्टीवेटर्स जो आपके नए बने हैं, नव चयनित जो वंशक्रम है, उनका उत्पादन, उनकी गुणवत्ता और फिर उनके अंदर कौन कौन से ऐसे रोग निरोधक गुण हैं, किस प्रकार की नस्लें हैं, उन सब का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। बच्चों, हमारा जो भारत देश है आप सभी जानते हैं कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में, हमारे देश की GDP है उसका 33% जो रोजगार है वो कृषि से प्राप्त होता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1960 में ये गेहूं और धान की बहुत सारी नई और उन्नत किस्मों का विकास किया गया और उनको फसलों के रूप में लगाया गया और बहुत अच्छी मात्रा में फसलें प्राप्त हुई। आपको ये भी जान के वो होगा कि 1960 से लेकर 2000 के बीच जो गेहूं का उत्पादन है वो 11 मिलियन टन से बढ़कर एकदम 75 मिलियन टन हो गया। ऐसे ही धान का जो उत्पादन है बच्चों वो 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन हो गया। बच्चों, गेहूं की जो किस्में हैं वो है आपकी कल्याण सोना, सोनालिका, ये किस्में बहुत ही उन्नत प्रकार की किस्में हैं और बहुत अच्छी किस्में भी मानी जाती हैं। और गन्ना जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है। उत्तरी भारत में जो गन्ना उत्पन्न होता है वो है आपका सैक्रम बारबेरी, जो उत्तरी भारत में उत्पन्न होने वाला गन्ना है, परंतु इसमें शर्करा के अंश जो हैं वो कंपैरेटिवली कम पाए जाते हैं। और दक्षिण भारत में लगने वाला जो गन्ना है जिसका कि बॉटेनिकल नेम सैकरम ऑफिनिसेरम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें शर्करा का काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है वो इससे हमें प्राप्त होता है। तो ये दोनों भी आप इनकी जो किस्में हैं गन्ने की वो भी याद रखिएगा और इनका उत्पादन जो है हमने फूड एनहांसमेंट के अंतर्गत ही किया गया है। धान की किस्में IR8 है और इसके साथ साथ नेटिव 1 है ताइवान से, उनको भी उत्पन्न किया गया है। ये किस्में भी अच्छी मानी जाती हैं। इसके साथ साथ जो ज्वार है या मिलेट जिसे हम कहते हैं, और भारत में जो ज्वार है वो मक्का, ज्वार, बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है और इनका विकास जो है वो भी हमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ बच्चों एक और चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो पादप प्रजनन है उसमें एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और वो है रोग प्रतिरोधकता, अर्थात हम ऐसी किस्में पौधों की उन्नत करते हैं, पौधों की ऐसी किस्मों के लगाया जाता है जिनमें की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक हो और जिनमें किसी भी प्रकार के रोग को होने की संभावना ना हो। इसमें काफ़ी कुछ है, जैसे आपका गेहूँ है, गेहूँ की किस्म जो है वो हिमगिरी है जिसमें कि पर्ण तथा धारी किट जो है उसको उस रोग से प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। सरसों है, सरसों में श्वेत किट रोग से प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। फूल गोभी है जिसकी एक किस्म है पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, केबॉन, इसमें कृष्ण विगलन तथा कुंचित एक शीर्णन कृष्ण विगलन उस रोग से प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। लोबिया जो है जिसका नाम है पूसा कोमल, इसमें भी जीवाणु अंगमारी जो है उससे रोधक होता है। ये मिर्च जो है हमारी चिली जो है उसकी एक किस्म है पूसा सदाबहार, वो जो है वो चिली म्यूजिक वायरस से होने वाले रोगों से इसमें प्रतिरोधक क्षमता जो है वो पाई जाती है। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा, उत्परिवर्तन, अचानक से जो जीनों के क्रम में परिवर्तन आता है उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। परंतु पौधों के केस में कृत्रिम रूप से हम कुछ उनके आधार जो जीन के अनुक्रम हैं उनमें परिवर्तन कराकर हम एक अच्छी किस्में जो हैं वो भी उत्पन्न की जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम उत्परिवर्तन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो देखते हैं कि उत्परिवर्तन के द्वारा कुछ ऐसी किस्में प्रोड्यूस की जाती हैं, कुछ ऐसी किस्में बनाई जाती हैं जिन किस्मों की क्वालिटी अच्छी हो, साथ साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बहुत अधिक हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे गेहूं की ऐसी बहुत सारी किस्में हैं, ज्वार की किस्में हैं, धान की किस्में हैं जिनमें कि किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम होती है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या किस प्रकार की विधियां जो हैं वो अपनाई जाती हैं। इनमें हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है जैव पुष्टि या जिसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ये परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन अर्थात ऐसी फसलें उन्नत करना या ऐसी फसलें उत्पन्न करना जिनमें कि विटामिन, खनिज और प्रोटीन की मात्रा इसके
इसके साथ साथ जो स्वास्थ्यवर्धक वसा जो होते हैं उनकी मात्रा इस प्रकार की फसलों में बहुत अधिक हो। और इनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए इनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो होती है प्रोटीन अंश उनमें बहुत अधिक होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला, तेल अंश भी उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, विटामिन अंश भी होना चाहिए, और साथ साथ में उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और खनिज के अंश भी होने चाहिए। अर्थात ऐसी फसलें जो पूर्णतः एक संपूर्ण रूप में एक अच्छे खाद्य के रूप में उत्पन्न की जा सके। 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो एसिड लाइसिन ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित की गई, मतलब ये भी कृत्रिम रूप से विकसित किया गया। ऐसे ही गेहूं की एक बहुत ही अच्छी किस्म है जिसमें कि बहुत हाई प्रोटीन होता है और ये है एटलस 66। तो गेहूं की जो किस्म ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको पता है वैसे गेहूं में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है, परंतु गेहूं की जो किस्म है एटलस 66 इसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है। और ये इसके साथ साथ टमाटर, करेला, बथुआ, गाजर, पालक, ये जो सब्जियां हैं इनकी भी उन्नत किस्मों का विकास किया गया। और ये सारे कार्य जो हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली से किए गए। इसके बाद बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो होता है सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनाज के साथ साथ लोग मांसाहारी भी हैं, और चूंकि 1 किलो मांस को उत्पन्न करने के लिए और उन पशुओं के खाद्यान्न के लिए कम से कम 3 से 4 किलोग्राम जो है वो पौधों की आवश्यकता होती है या उनके पादपों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए भी पादपों का उत्पादन करना वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। एकल सेल प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो एक प्रोटीन का ऐसा वैकल्पिक स्रोत है जो कि मनुष्य के द्वारा और जीवों के द्वारा प्रोटीन सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है एक नीली हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन अलगी, स्पाइरुलाइना। स्पाइरुलाइना जो होता है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, इन सब की भरपूर मात्रा होती है। तो स्पाइरुलाइना जो है वो एक सप्लीमेंट के रूप में लिया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, जिससे कि इन सारे खनिज तत्व जो भी इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं उन पोषक तत्वों की पूर्ति जो है वो मनुष्य और जीवों में हो जाती है। बच्चों, हमारा जो आखिरी बिंदु है वो है ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टिश्यू कल्चर अर्थात हम पौधे का कोई भी एक भाग लेकर परखनली में सारे न्यूट्रिएंट्स डालकर, सारे न्यूट्रिएंट्स अर्थात वो एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं, एक ऐसा विलयन बनाया जाता है जिस विलयन में वो सारे पोषक तत्व होते हैं, जिन पोषक तत्वों में वो पौधा जो होता है वो ग्रो करता है, वो पौधा जो है वृद्धि करता है। तो उसमें हम पौधे का कोई भी भाग, कोई भी कोशिका या टिश्यू डालकर उससे फिर हम पौधा जब डेवलप करते हैं, पौधा जो है वो एक ऊतक के द्वारा संवर्धित करते हैं, तो इसे हम ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसमें ही यदि हम, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी पौधे की यदि एक कोशिका लेकर उसको हम डेवलप करके और उससे यदि हम पूरा पौधा प्राप्त करते हैं तो इसे हम टोटेपोटेंसी कहते हैं। तो टोटेपोटेंसी अर्थात एक कोशिका से पूरा जो पौधा है विकसित करना, और टिश्यू कल्चर का ही एक ये भाग है। अब ये जो माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा या छोटे सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा कई जो हम पौधे प्राप्त करते हैं, चूंकि हम एक ही टिश्यू से बहुत सारे पौधे डेवलप कर रहे हैं, इनसे जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे पौधे जो होते हैं वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो माइक्रो प्रोपगेशन से जो पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोमेटिक रूप से या कायिक रूप से वो सब जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। बच्चों, एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 2 विभिन्न किस्मों को, अलग अलग किस्मों का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उनको मिलाकर कायिक संकरण के द्वारा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम एक नई किस्म उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि आलू का प्रोटोप्लास्ट और टमाटर का प्रोटोप्लास्ट, दोनों को हम आपस में कायिक संकरण के द्वारा हम इन दोनों को मिलाकर एक नई जो किस्म है वो उत्पन्न कर सकते हैं, और उस किस्म को हम कहते हैं पोमेटो। जो पोटैटो और टमाटो दोनों को मिलकर जो किस्म बनी है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा वो कहलाती है पोमेटो। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, आज हमने जो जो बिंदु पढ़े, ये भी हमारा पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पार्ट में हमने देखा कि पशुपालन क्या होता है, पशुपालन क्या होता है, उसके पश्चात फार्म, जो पशुओं को रखने के लिए फार्म का प्रबंधन या मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, कुक्कुट पालन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, उनके फार्म कैसे होते हैं, पशु जो होते हैं उन पशुओं में प्रजनन किस प्रकार से होता है, ब्रीड क्या है, उसके पश्चात फिर आपका इनब्रीड क्या है, आउटब्रीड जो है वो क्या होता है,
अच्छी नस्लें जो हैं हम किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमने देखा कि मधुमक्खी पालन जो है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और मधुमक्खी पालन जो है वो कैसे किया जाता है। फिर पादपों में भी हमने प्रजनन की क्रिया देखी कि अच्छी किस्म के जो हैं वो पादप, उनको हम किस प्रकार से एक एक पद के द्वारा के पहले हम उनका चुनाव करते हैं, चुनाव करने के बाद उच्च कोटि के हम पेरेंट्स देखते हैं, पेरेंट्स में फिर हम क्रॉस करवाते हैं और उनसे जो संतति उत्पन्न होती है अच्छी किस्म की, उन संतति में से हम उनका चुनाव करके फिर आगे उनको डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा बच्चों कि जितनी भी गेहूं है, धान है, इनकी उच्च कोटि की किस्में जो हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके साथ साथ में बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन जिसका कि उदाहरण स्पाइरुलिना है वो क्या है, टोटेपोटेंसी क्या है, टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोन्स, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके इसमें हमने पढ़ा। ये जो पार्ट है आपका सामान्य रूप से एक जनरल पार्ट है जिसमें कि आप एक रीडिंग लगा के और कुछ बिंदुओं का ध्यान रख के इस पार्ट में से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। बच्चों यहाँ प्रश्न देखिए आप, पहला प्रश्न है मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं, पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं। व्हाट इज मीन बाय द टर्म ब्रीड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय बायोफोर्टिफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात जो हमारा प्रश्न है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या हैं। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बाय माइक्रो प्रोपगेशन। और हमारा आखिरी प्रश्न है संकर पादपों के किन्हीं 5 संकर किस्मों के नाम बताएं जिनका विकास भारतवर्ष में हुआ है। नेम एनी 5 हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स विच हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। ये जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं बच्चों, इसके साथ साथ आप सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है ये भी आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके साथ साथ यदि आपसे पूछा जाए कि फार्म प्रबंधन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कुक्कुट फार्म के प्रबंधन के लिए हमें किस प्रकार से उनके रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है कि पाठ में जो जो भी आपको पढ़ाया गया है हर एक बिंदु को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर याद कर लेना है। प्रश्न किसी भी रूप में आए बच्चों, आप उसका उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। धन्यवाद।